नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज से हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो ये टॉपिक जो है वो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री के बारे में, इसके बेसिक्स के बारे में स्टडी नहीं करी है, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद उनके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको चीज़ों के नोट्स बनाते हुए चलना है। जो वर्क मैं आपको अलॉट करूंगा उस वर्क को भी आपके सिंसियरली करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। यदि इस टॉपिक की हम बात करें तो ये टॉपिक जो है वो 9th क्लास की जो ICSE की बुक होती है उस ICSE की बुक का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये CBSE वालों के लिए नहीं है, वो सारे स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम जो शुरू करते हैं वो केमिस्ट्री वर्ड से ही शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम में से कई सारे लोग होते हैं जो शायद बहुत पहले से केमिस्ट्री वर्ड को सुनने लगते हैं बट वो कभी जान नहीं पाते हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली एक सिंपल सा टर्म है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, its composition, structure, internal property and interconversion. Chemistry is a branch of science in which we study about matters, internal structure, internal properties and its interconversion. ठीक है, तो तीन चीजें हम मेनली केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं कि जो मैटर है, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं जिनके अंदर मास होता है, आखिर वो मटेरियल बनता किस चीज से है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो जितना भी मैटर है हमारे आसपास, जितनी सारी चीजें हैं वो किस चीज से बनी हुई हैं, इसका यही कहलाता है उसका कंपोजिशन। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि वो आखिर बना हुआ किस चीज से है। दूसरी चीज हम उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे तैयार होती हैं, इन प्रॉपर्टीज के बनने का क्या रीजन है, हम इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तीसरा हम पढ़ रहे होते हैं इनके इंटरकन्वर्सन के बारे में। इंटरकन्वर्सन का मतलब क्या है? इंटरकन्वर्सन का मतलब क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट देखते हैं कि केमिस्ट्री में वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस का मतलब ही होता है कि केमिकल चेंज हो रहा है। एक मटेरियल जब दूसरे मटेरियल में चेंज होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इंटरकन्वर्सन। ठीक है, तो इंटरकन्वर्सन के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर पर बेस्ड प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद आइए हम कुछ वर्ड्स से शुरू करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जो हमारी इसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड होता है वो होता है क्या? एटम। ठीक है, तो एटम को डिफाइन करते हैं। देखिए, एटम है क्या, आप लिख लीजिए। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not exist in individual or independent state. Atom is the smallest particle which may or may not exist in nature in independent state, but take part in chemical reaction. But take part in chemical reaction. फिर से रिपीट करता हूँ, atom is the smallest particle which may or may not exist in nature independently but take part in chemical reaction. ठीक है, ये एटम की डेफिनेशन हो गई। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एटम है क्या। ठीक है, देखिए, सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, तो क्या एटम से छोटे कोई और पार्टिकल नहीं होते? जी हाँ, होते। बट आगे हम बात करें सबसे छोटा पार्टिकल, कैसा छोटा पार्टिकल है? एक ऐसा पार्टिकल है जो नेचर में मे और मे नॉट एग्जिस्ट, नेचर में एग्जिस्ट कर भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, तो एटम एक ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। नेचर में दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ नहीं एग्जिस्ट करता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि मान लीजिए मेरे पास अलग अलग एटम है नेचर में। ये देखिए, एक वर्ड हो गया पहले एटम, इसके बाद हम चलते हैं एलिमेंट। ठीक है, अगला वर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट?
तो होता क्या है, when same type of atom present in a substance, when same type of atom present in a substance, this substance is called element. When same type of atom present in a substance, this type of substance is called element. ठीक है, यदि आपके सब्सटेंस में एक टाइप के एटम मिल रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एलिमेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको ब्रेक करके हम और फर्दर किसी अन्य टाइप का, अदर टाइप का सब्सटेंस यदि हम नहीं उससे ले सकते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब जरा एटम और एलिमेंट इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, एटम जैसे मैंने कहा सबसे छोटा पार्टिकल, ये मान लीजिए एक मैंने एटम बना दिया। अब एटम जो होता है बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेचर जो होता है, नेचर में तकरीबन 118 से लेके 120 टाइप, इतने टाइप के एटम आपको नेचर में अभी तक डिस्कवर्ड है। ठीक है, इतने टाइप के एटम नेचर में अभी तक डिस्कवर्ड है। अब इन डिस्कवर्ड में से, डिस्कवर्ड का क्या मतलब है, इन्वेंटेड का क्या मतलब है, तो देखिए क्या होता है कि ये जो 118 to 120 टाइप के एटम की जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम एटम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या कंपाउंड के फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। इन टोटल एटम्स में से मैक्सिमम एटम एटॉमिक, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में हमको नेचर में मिलते हैं। कुछ एटम्स या कुछ टाइप के एटम्स ऐसे हैं जो कि हमें नेचर में नहीं मिलते हैं। उनको हमने क्या किया है, उनको हमने लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें हैं, कुछ लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ नेचर में भी मिलते हैं, लेकिन नेचर में भी कुछ बहुत कम ऐसे हैं जो प्योर स्टेट में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंपाउंड के, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। अब क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद सेम टाइप के एटम जब आपस में मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। मान लीजिए ये आपके पास 4 अलग अलग सैंपल है, वी हैव 4 डिफरेंट सैंपल। ठीक है, इसमें सेम टाइप के एटम्स हैं, काहे के, ये जो एटम है काहे का, Fe का एटम है। सेम टाइप के एटम्स हैं इसके अंदर, Fe के एटम्स हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस ऐसा है जिसमें हमको मिल रहे हैं सोडियम के एटम। किस चीज के, सोडियम के एटम। ठीक है, एक सब्सटेंस ऐसा है जिसमें हमको Cl2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है। और एक सब्सटेंस ऐसा है जिसमें हमको हीलियम मिल रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, सेम टाइप के एटम्स जब मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ये कौन सा एलिमेंट है, ये आयरन एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, ये सोडियम एलिमेंट है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, Cl2 है। ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यदि इसका एटम हम कहेंगे तो हम कहेंगे ये क्लोरीन एलिमेंट है। क्लोरीन एलिमेंट है जो कि Cl2 के फॉर्म में हमको नेचर में मिल रहा है। और ये क्या है, ये आपका हीलियम एलिमेंट है। क्या है, आपका हीलियम एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर आपको आयरन का एटम मिल रहा है, यहाँ पर आपको सोडियम का एटम मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिल रहा है। और क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे मिलकर बनता है? क्लोरीन के 2 एटम से। और यहाँ पर आपको हीलियम का एटम मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो पहले हो गए कि जब सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको एलिमेंट बोलते हैं, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पर आता है कि आखिर क्या कारण होता है कि एक एटम दूसरे एटम से डिफर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा हीलियम का एटम जो है वो आयरन के एटम से या सोडियम के एटम से अलग क्यों है? ठीक है, उसका रीजन देख लीजिए। देखिए, एटम्स जो होता है वो काय से मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर पॉइंट पर एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कई बार बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ सर्कुलर सेल होती हैं। इन सेल्स में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पाए जा रहे हैं ये एक तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अच्छा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल या फिर उससे ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के इक्वल या उससे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन केवल इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें 0 न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक, अच्छा, तो एक सोडियम का एटम हीलियम के एटम से अलग क्यों है? इसका आंसर ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके नंबर या इनकी संख्या, ठीक है, इनके नंबर जो होते हैं हर एटम में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इनका यही अलग अलग नंबर में होना एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफर करता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं जरा कि किस तरीके से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफर होती है। इस पे हम चलिए, तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर कुछ एटम्स के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर एक एटम दूसरे एटम से अलग है तो क्यों है। इसके बारे में हमने ये जाना है कि जब एक टाइप के एटम से दूसरे टाइप के एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके नंबर्स जब अलग अलग होते हैं तो एक एटम का नेचर दूसरे एटम के नेचर से अलग हो जाता है। चलिए हम कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। ठीक है, ये यहाँ पर हम इतने नंबर की बात करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स के मैंने क्या लिख दिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है? Z होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इक्वल टू दिस, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 10 तक की एलिमेंट्स के अंदर कितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो अलग होता है, उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि केवल हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, केवल हाइड्रोजन के एटम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 होता है, यहाँ पर 2 होते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स के इक्वल या प्रोटॉन्स से हमेशा ज्यादा होता है। यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर लिथियम में 4 होते हैं, बेरिलियम में 5 होते हैं, बोरॉन
बोरॉन में 6 होते हैं, कार्बन में भी 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, क्लोरीन में जो होते हैं वो 10 होते हैं, और नियॉन में भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। इस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर हो गए। एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। हम इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 14, यहाँ 16, यहाँ 19 और यहाँ पर 20। इस तरीके से आपको मैंने 1 से लेकर 20 तक के क्या बता दिए? उनके एटॉमिक नंबर बता दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दिए और उनका मास बता दिया। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? इस टेबल को आपको 1 से 10 तक तो मैंने आपको बना दिया है, 10 से लेकर के 20 तक ये टेबल आपको बनानी है। और 1 से लेकर के 20 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, जब ये आपको आएंगे, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर का बहुत अधिक यूज है, यदि आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं है तो उसमें आपको केमिस्ट्री की चीज़ों को सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अब हम अगले नेक्स्ट उस पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला पार्ट हमारा लैंग्वेज का क्या है। चलिए, तो हम जिस टर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस टर्म का नाम है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? सबसे पहली चीज, मॉलिक्यूल जो बनता है वो एटम्स के मिलने से ही बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे मिलके बनता है? एटम्स के मिलने से बनता है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है मॉलिक्यूल के बारे में? एटम्स जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल इनर्ट गैसों के एटम को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, एटम नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एटम से मिलकर बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो नेचर में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच exists independently in nature. Molecule is the smallest particle which independently exists in nature and made up from same or different type of atoms. Made up from same and different type of atoms. तो क्या होगा? क्या डिफाइन करेंगे? Molecule is the smallest particle which independently exists in nature. ठीक है, and made up from same or different type of एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अच्छा, तो एटम से बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे होते हैं दो तरीके के, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? जिसमें सेम टाइप के एटम आपस में मिलते हैं, सेम टाइप के एटम आपस में मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम आपस में मिलते हैं हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ेगा और मॉलिक्यूल बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एटम। मॉलिक्यूल में एक चीज जरूरी है कि मॉलिक्यूल जब भी बनता है तो उसमें एलिमेंट्स का नंबर हमेशा फिक्स होगा। जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो कार्बन का एक एटम होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हमेशा ऑक्सीजन के 2 एटम्स हिस्सा लेंगे। यदि मैंने कहा ऑक्सीजन के 3 एटम्स में मैंने हिस्सा ले लिया तो फिर वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं रह गया, फिर वो ओजोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओजोन कहलाएगा। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2 होता है। क्या होता है? Cl2 होता है। लेकिन वही यदि मैं कहूँ फास्फोरस का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फास्फोरस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है P4। क्या होता है फास्फोरस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला? P4। सल्फर का क्या होता है? S8। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते हैं। वो एलिमेंट्स बल्क में एटम से बनती हैं लेकिन उनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं।
जैसे आयरन हो गया, तो आयरन एलिमेंट हमको मिलेगा बट उसका मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूल किसका मिलेगा? मॉलिक्यूल हमको क्लोरीन का मिलेगा, हाइड्रोजन का मिलेगा, ऑक्सीजन का मिलेगा, सल्फर का मिलेगा। तो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं, मोस्टली, कंप्लीटली नहीं, उनके हमको मॉलिक्यूल मिलते हैं। मेटल्स के आपको मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, इनर्ट गैस के आपको एटम नेचर में फ्री इंडिपेंडेंटली मिलेंगे। दूसरा टर्म होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ठीक है, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन फिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या होता है? अलग अलग टाइप के एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड्स का जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, मतलब इनफाइनाइट कंपाउंड नेचर में है, लाखों करोड़ों अरबों, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड नेचर में हैं, और अभी भी नए नए कंपाउंड जो हैं वो हम नेचर में क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, लेबोरेटरीज में भी बना रहे हैं, ठीक है, और नेचर में भी हम क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बात करनी किसकी? एटम की, मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, ठीक है, ओके। अच्छा, कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं? कंपाउंड की नेमिंग को लेकर के कई बार बात आती है, तो जरा कंपाउंड की नेमिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं NaCl, ये है। अब इसका नेमिंग कैसे होगी? तो देखिए, नेमिंग करते समय एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो एलिमेंट आगे लिखी गई है मतलब वो पॉजिटिवली बिहेवियर वाली एलिमेंट है, और जो पीछे लिखी गई है वो नेगेटिवली बिहेवियर वाली एलिमेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जिस एलिमेंट को हम आगे लिखते हैं और वो कौन सा बिहेवियर कैरी करती है? वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, और जो पीछे रखी गई है वो नेगेटिवली बिहेवियर वाली होती है। अब ये चार्ज जो होता है ये कई बार कंप्लीटली होता है, कई बार पार्शियली होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जितने भी नेगेटिव स्पीशीज होती हैं उनके नाम में हल्का सा चेंज आता है। जैसे हम यहाँ पर इसका नाम रखते हैं सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम है, और ये क्या है? क्लोरीन है। बट हमने इसको क्या बोला? एज इट इज सोडियम ही बोला, बट इसको हम क्लोरीन ना बोल करके क्या बोल दिया है? क्लोराइड बोल दिया है। तो इस तरीके से जो नेगेटिव स्पीशीज है उसके पीछे हम कई बार 8 लगाते हैं, कई बार 8 लगाते हैं, कई बार 8 लगा देते हैं। तो इस तरीके से कुछ बाइट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं मेटल्स के साथ भी ऐसा होता है, बट ये बहुत कम देखने को होता है, और वो केवल तब होता है जबकि उनकी वैलेंसीज वेरिएबल होती है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि मेटल्स के साथ इस तरीके से कब होता है। ये जनरली मैंने अभी एक आइडिया आपको दे दिया कि नेमिंग करते समय पॉजिटिव वाले को आगे रखते हैं, नेगेटिव वाले को पीछे रखते हैं। जो पॉजिटिव वाला होता है उसका नाम एज इट इज दिया जाता है, नेगेटिव वाले के नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ओके। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टर्म है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला। केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, केमिकल सिंबल किसे कहते हैं और फॉर्मूला किसे कहते हैं? देखिए, कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है। यदि मैं हाइड्रोजन को लिखूं तो मैं पूरा क्या लिखूंगा? यदि मैं ऑक्सीजन लिखूं तो पूरा क्या लिखूंगा? इस तरीके से। तो हाइड्रोजन जो है उसको यदि मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं उसको इस तरीके से लिख देता हूं, और ऑक्सीजन जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एटम का सिंबल है और ये ऑक्सीजन के एटम का सिंबल है। तो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के शॉर्ट फॉर्म को, किसी भी एलिमेंट के एटम को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के एटम को डिफाइन करने के लिए हम उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उस शॉर्ट फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? और शॉर्ट फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। कई के सिंबल क्या होते हैं? सिंगल लेटर के होते हैं, और कई के सिंबल क्या होते हैं? डबल लेटर के होते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? Cl, एक कैपिटल C और स्मॉल l। जैसे कॉपर है तो कॉपर को हम कैसे लिखते हैं? Cu, कॉपर। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को हम कैसे लिखते हैं? Co। और क्रोमियम है तो कैसे लिखते हैं? Cr, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जिनमें दो सिंबल में जिनमें क्या होते हैं? दो लेटर्स होते हैं,
उनमें पहला जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है और सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का हम यूज करते हैं उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H2O, क्या लिखा है H2O, ये काय का फॉर्मूला है, ये वाटर का फॉर्मूला है। CO2, ये काय का फॉर्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। यदि मैं लिखूं H2SO4, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा, तो फॉर्मूला काय का होता है, फॉर्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूल का होता है। काय का होता है, मॉलिक्यूल का होता है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मूला भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ O2, तो ये क्या है, O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है और ये क्या है O, ये O एटम का सिंबल है। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला जो होता है मॉलिक्यूल का, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिल जाती है कि उस मॉलिक्यूल के बनाए जाने में कौन कौन सी एलिमेंट ने हिस्सा लिया है, ये पहली इंफॉर्मेशन मिल गई। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल जाती है कि एक एलिमेंट के कितने एटम ने हिस्सा लिया है और दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे H2O, इससे हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के हमेशा कितने एटम्स रहेंगे, 2 एटम्स रहेंगे, और ऑक्सीजन का कितना एटम रहेगा, 1 एटम रहेगा। तो इतनी जानकारी हमें कैसे मिल जाती है, यहाँ पर सिंबल से और फॉर्मूला से मिल जाती है। कई बार सिंबल के बारे में पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले बहुत पहले से सिंबल्स के बारे में यूज किया जा रहा है, लेकिन बर्जीलियस जो थे, बर्जीलियस ने इनको क्या किया था, लेटर्स के फॉर्म में यूज कर रहा था। इसके पहले इनको हम साइंस के फॉर्म में यूज करते, साइन यूज किए जाते थे, कहीं कुछ सर्कल बना दिया, कहीं स्टार बना दिया, तो इस तरीके से यूज करते थे। बर्जीलियस ने क्या किया था, इनको इस तरीके से यूज करना सिखाया था। ठीक है, ओके, तो चलिए इसके बाद हम जरा अपने नेक्स्ट बेसिक्स पर आते हैं और उसकी बात करते हैं। चलिए, तो हम अगले टर्म की तरफ चलते हैं। बेसिकली जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमें इसमें केवल छोटे छोटे टर्म्स के बारे में सीखना है। तो जो हमारा अगला टर्म्स है वो क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, एक टर्म होता है वैलेंसी और एक टर्म होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी की जो डेफिनेशन है दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और रेडिकल। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एन रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, ये पुरानी डेफिनेशन है। हम इसको बहुत स्टैंडर्ड तरीके से यदि कहें तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी लूज, गेन और शेयर बाय एन एटम इन केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी gain, lose or share by an atom in a chemical reaction is called its valency। ठीक है, एक एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते समय जितने इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग में रख देता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, ये आपको अभी याद रखना है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन, एटम आखिर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट, शेयर या गेन करता क्यों है? तो होता क्या है कि जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स में से केवल इनर्ट गैसों के एटम को छोड़ दिया जाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो इनर्ट गैसों के एटम्स को छोड़ने के अलावा बाकी जितने भी एटम्स होते हैं वो नेचर में कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते हैं। वो नेचर में या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं या फिर कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। तो जब इस चीज की स्टडी करी गई कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये पाया गया कि एटम्स के अंदर जो इनर्ट गैसेस के एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर उनकी सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हमेशा क्या कॉमन चीज देखी गई कि उनकी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, या हम कहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण, वो क्या करते हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं। बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं,
या हम कहेंगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मतलब अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाए रखने के लिए या लाने के लिए ये एलिमेंट्स क्या करती हैं, आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी आधार पर या तो कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेती हैं। बस ऑब्जेक्टिव केवल एक होता है कि कैसे भी करके हमारे वैलेंसी शेल में या आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पूरी हो जाए। और इसके लिए एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं, गेन करती हैं या फिर शेयरिंग करती हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में, लिथियम के केस में, बेरिलियम के केस में ये जो नंबर होता है ये ऑक्टेट ना होकर के ड्यूप्लेट हो जाता है। मतलब जो हीलियम होती है, हीलियम जो इनर्ट गैस होती है उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर भी वो स्टेबल होता है, इसलिए हम उसको ऑक्टेट ना बोल करके ड्यूप्लेट बोलते हैं। और उसके जो आस की जो एलिमेंट्स होती हैं वो हीलियम के जैसा बनना चाहती है। तो यदि इस बात का आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई एटम्स नॉट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट इन नेचर, या कोई आपसे पूछे कि व्हाई मॉलिक्यूल फॉर्म्स, मॉलिक्यूल बनते क्यों हैं, तो आप ये कह सकते हो कि बिकॉज एवरी एटम वांट टू, ठीक है, सेम एज वांट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने पास वाली इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बनाना चाहता है, और इस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, गेन करता है या शेयरिंग करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया वैलेंसी क्या होती है, और वैलेंसी के साथ साथ एटम्स आखिर गेन, डोनेट या शेयर करते क्यों है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा वैलेंसी को थोड़ा और आगे चल के समझते हैं।